नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी स्टडी में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आज भी मैं प्रैक्टिस सेट करवाऊंगी, ये आपके लिए अच्छा रहेगा प्रैक्टिस सेट, क्योंकि मैं सोच रही जितने क्वेश्चन लास्ट टाइम में आप कर लोगे तो इसमें कुछ जो आपके सुधार हैं वो भी हो जाएंगे। वैसे तो मैं जैसे करवा रही थी, जैसे कि कालवाई चल रहे थे क्वेश्चन, ठीक है, जैसे आधुनिक काल के कराए थे मैंने और उपन्यास के कराए थे, तो मैं सोच रही थी अब जो अपना भक्ति काल है उसका कराऊंगी। लेकिन बीच में सोचा कि अब एग्ज़ाम आने वाला, तो इसलिए कम से कम 5-6 प्रैक्टिस सेट हो जाएंगे तो कुछ तो हेल्प मिलेगी आपके लिए। और अब सबसे पहली बात आपके लिए बताना चाहूँगी कि जो भी आपका सिलेबस है, ठीक है, सिलेबस के अकॉर्डिंग उसमें जितने भी भाग दिए हैं कि ये आने हैं, उनको चाहे तुमने पहले पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो या जैसे भी है, लेकिन पेपर से पहले एक बार रिवीजन करना है उसे, ठीक है। एक बार सरसरी निगाह से ज़रूर देखना है, सब में को पूरा सिलेबस एक बार ज़रूर देख के जाना है, ठीक है। कहीं ना कोई चीज़ ज़रूर याद आ जाती है एग्जाम में जब आती है, तो इसलिए पूरा सिलेबस का रिवीजन ज़रूर करना, ठीक है। स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को क्लिक कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये संवाद किसका है, तो इसमें बताना है कि ये संवाद किसका है कि रोने से भीख मांगने में कुछ अधिकार मिलता है, जिसके हाथों में बल नहीं उसका अधिकार ही कैसा। ये वैसे बात भी सही है कि उसके आज का समय ही यह है, ठीक है, तो अपने हक के लिए तो लड़ना ही पड़ता है। तो ये कथन किसका है, तो ये कथन है, इसमें जो ऑप्शन है तो इसमें बी है, ठीक है, भट्टार्क का है। और ये किससे है, स्कंदगुप्त नाटक से लिया हुआ है। किससे? स्कंदगुप्त नाटक से। और नाटक किसका है? जयशंकर प्रसाद जी का नाटक है। राजनीति साहित्य नहीं है, उसमें एकक का महत्व है। कभी एक क्षण के लिए भी चूक जाए तो बहुत बड़ा अनिष्ट हो जा सकता है। राजनीति जीवन की धुरी में बने रहने के लिए व्यक्ति को बहुत जागरूक रहना पड़ता है। ये किसका कथन है, तो इसमें से बताना ये किसका कथन है, तो ये कथन है प्रियंगु मंजरी। ये आषाढ़ का एक दिन से है, ठीक है। ये पंक्ति होती किससे है? आषाढ़ का एक दिन, मोहन राकेश का नाटक है ना, कालिदास के जीवन पर। आषाढ़ का एक दिन जो कालिदास के जीवन पर लिखा है मोहन राकेश ने। कामायनी की प्रमुख पात्र ईडा किसका प्रतीक है, तो ईडा किसका प्रतीक है, तो ईडा बुद्धि का प्रतीक है, ठीक है। मनु मन का प्रतीक है और श्रद्धा हृदय का प्रतीक है, ठीक है। हृदय का प्रतीक कौन है? हृदय का प्रतीक है श्रद्धा। और कुमार मानव का प्रतीक है, इसमें कुमार मानव का प्रतीक है। इसके प्रतीक ये पूछे जाते हैं इसी तरह से एग्जाम में, ठीक है। ये कथन किसका है? कामायनी का महाकाव्यात्मक संदिग्ध है। तो कामायनी का महाकाव्यात्मक संदिग्ध है किसका कथन है, तो यह है डॉक्टर नगेंद्र का कथन। कामायनी में कितने सर्ग हैं? 15 सर्ग हैं। कामायनी का जो मुख्य छंद है टाटंग, टाटंग छंद है, ठीक है। अंगी रस कौन सा है? शांत रस है। रस जो है शांत रस है इसमें, ठीक है, क्योंकि अगर ये पूछ लें तो कौन सा रस है? शांत रस है। वह कौन सा दोष है जो 100 गुणों में भी नहीं छिपता, तो वह कौन सा दोष है जो 100 गुणों में भी नहीं छिपता, तो वो है दारिद्र्य। कितने भी गुण हैं लेकिन दरिद्रता है ना, तो वे गुण भी छिप ही जाएंगे, ठीक है। प्रसाद जी के नाटकों में स्कंदगुप्त को श्रेष्ठ किसने कहा है, तो प्रसाद जी के नाटकों में स्कंदगुप्त को श्रेष्ठ किसने कहा है, तो वो है रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। इसमें अपने भी तुम क्वेश्चन करते आना, टिक लगाते हुए सोचते आना कि इसमें कौन सा सही है कौन सा सही है, तो पता चल जाएगा कि हमने कहाँ कहाँ गलती की। एक बार गलती करके ना जो तुम दोबारा करोगे ना तो वो कभी गलत नहीं होगा तुम्हारा क्वेश्चन। आगे देखते हैं। चंपू काव्य उर्वशी का रचयिता है, तो उर्वशी किसकी रचना है, तो ये जयशंकर प्रसाद की रचना है जो चंपू काव्य उर्वशी है। और रामधारी सिंह दिनकर ने लिखी है उर्वशी खाली, ठीक है। और उर्वशी के लिए इन्हें क्या मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था।
राम की शक्ति पूजा की रचना निराला जी ने कब की? तो राम की शक्ति पूजा की रचना किसने की? निराला जी ने की। और कब की? 1936 में की। और किस में संकलित है ये? अनामिका में संकलित है। ये पूछा गया किस में संकलित है? अनामिका, जो इनका काव्य संग्रह है उसमें संकलित है ये। शुक्ल जी ने ऐसा किस निबंध में कहा? हम मूर्ख, बलहीन और आलसी हो गए हैं, हमारा धन विदेश चला जाता है, रुपए का 1.5 पाव घी बिकता है, स्त्री शिक्षा का अभाव है। तो ये कथन शुक्ल जी ने कौन से निबंध में कहा है अपना? तो ये कथन कहा है कविता क्या है? तो सिर्फ इसकी इतनी लाइन भी याद रख लोगे ना, स्त्री शिक्षा का अभाव है। तो रामचंद्र शुक्ल ने किस में कहा है? कविता क्या है निबंध में। रामचंद्र शुक्ल के निबंध जो है चिंतामणि कितने भागों में है? चिंतामणि है 4 भागों में, ठीक है। और पहले भाग का संपादन किसने किया था? पहले भाग का संपादन किया था रामचंद्र शुक्ल ने। और जो इनका दूसरा भाग है उसका संपादन किया था किसने? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। ये पूछा जाता है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, ठीक है। अब मैं लिखूंगी तो थोड़ा वो टाइम लगेगा, तो इसलिए मुँह से बोल देती हूँ। तो ये है। और तीसरे भाग का संपादन किसने किया था? नामवर सिंह ने। और चौथे भाग का संपादन किसने किया था? कुसुम चतुर्वेदी ने। और ओम प्रकाश सिंह ने। ओम प्रकाश वाल्मीकि नहीं है, ओम प्रकाश सिंह है, ठीक है। जो लास्ट भाग में कुसुम चतुर्वेदी और ओम प्रकाश सिंह इन्होंने संपादन किया था। निम्नलिखित में दलित जीवन पर आधारित कहानी कौन सी है? तो दलित जीवन पर आधारित कहानी कौन सी है इसमें? वो है ठाकुर का कुआं, जो रचना है। और ये किसकी है? ये मुंशी प्रेमचंद की वो है, ठीक है। मुंशी प्रेमचंद की कहानी है, प्रेमचंद, ठीक है। प्रेमचंद इस तरह से लिखा जाता है, कुछ ना द्राम ये लगा देते हैं, ठीक है। ये गलत है, ठीक है। एग्जाम में भी, एग्जाम इंटरव्यू में भी ये चीज़ें लिखवाते हैं, छोटी छोटी चीज़ें। उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है? मुंशी प्रेमचंद को कहा जाता है। कहानी सम्राट कौन है? मुंशी प्रेमचंद है। मुंशी प्रेमचंद को प्रेमचंद नाम किसने दिया था? दयानारायण निगम ने दिया था। आगे देखते हैं। समकालीन मार्क्सवाद ग्रंथ के लेखक का नाम है। तो समकालीन मार्क्सवाद ग्रंथ के लेखक का नाम है, तो इसमें ऑप्शन हमारा सी सही होगा, डॉक्टर विशंभर नाथ उपाध्याय। गीता की कसम खाकर कहती हूँ कि जो कहूँगी सच कहूँगी, कचहरी में तो व्यक्ति कटघरे में खड़ा कसम खाकर झूठ बोल जाता है, परंतु आत्मा का कटघरा बड़ा तीखा है। यह कथन किसका है? वैसे ये बात भी सही है कि वहाँ झूठ बोल जाता है, लेकिन आत्मा तो कहती है कि मैंने झूठ बोला है। तो ये कथन किसका है? ये कथन है कृष्णा अग्निहोत्री का। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित ब्रजभाषा की रचनाएं किस काव्य संग्रह में संकलित हैं? तो जयशंकर प्रसाद की रचनाएं जो है ब्रजभाषा की, जो इनकी है काव्य संग्रह, तो वो किस में संकलित हैं? तो वो है चित्रधारा में संकलित हैं। इनका प्रेम पथिक जो पहले ब्रजभाषा में था, बाद में, पहले ब्रजभाषा में था ये, ठीक है। और बाद में खड़ी बोली में कर दिया गया था इसे। बावन दास किस उपन्यास का प्रमुख पात्र है? तो बावन दास किस उपन्यास का प्रमुख पात्र है? तो बावन दास मैला आंचल का प्रमुख पात्र है, ठीक है। मैला आंचल किसकी रचना है? फणीश्वरनाथ रेणु की रचना है। और कब की? 1954 की रचना है। ये पूछा जाता है कब की रचना है। और पहला आंचलिक उपन्यास कौन सा है? मैला आंचल है। उपन्यास के क्वेश्चन मैंने इतने अच्छे से कराए हैं, जो मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसके, लेकिन मैंने ये सोचा है कि जो मतलब उपन्यास है वो सब विस्तार से आपको बता दूँ। इतने भी उपन्यास अगर आप क्वेश्चन से सुन लोगे ना, तो यही तरह मैं यही तरीका अपनाऊंगी जो अब कराऊंगी भक्ति काल, आधुनिक काल में भी यही, कि जो मतलब आधुनिक काल में सभी लेखक हैं उनके रचनाएं भी आ जाएं, उनके बारे में सारी बातें भी, अगर क्वेश्चन में भी बहुत चीज़ें सुन लेते हो वो याद हो जाती हैं, ठीक है। मुझे तो ज़्यादातर ना जो देख के तो याद होता है, लेकिन सुन के मुझे बहुत जल्दी याद होता है। उपन्यास मासिक पत्र के संपादक कौन थे? तो उपन्यास मासिक पत्र के संपादक कौन थे? तो ये मासिक पत्र किसका था? किशोरीलाल गोस्वामी का था। और बाल कृष्ण भट्ट का जो पूछी जाती है, हिंदी प्रदीप, हिंदी प्रदीप पत्र, बाल कृष्ण भट्ट का हिंदी प्रदीप। और एक है प्रताप नारायण मिश्र का है
ब्राह्मण हाँ ब्राह्मण प्रताप नारायण मिश्र का। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। राधाचरण गोस्वामी का कौन सा पत्र है? वो है भारतेंदु। रधिया महादेवी वर्मा के किस संस्मरण की पात्र है? तो रधिया महादेवी वर्मा के किस संस्मरण की पात्र हैं? तो वो है बदलू की पात्र। लालचीन उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। तो लालचीन उपन्यास के लेखक कौन है इसमें? तो इसमें ऑप्शन बताना है कौन है लालचीन के। तो वो है ऑप्शन ए ब्रजनंदन सहाय, और एक है लालटीन निर्मल वर्मा का। ठीक है, लालटीन की छत किसकी रचना है? निर्मल वर्मा की रचना है। अवस्था के आधार पर कौन सा भेद लोकगीत पर का नहीं है? तो कौन सा मतलब भेद है जो लोकगीत का नहीं है? तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा, किशोरों द्वारा ये गीत। विशुद्ध चरितावली का लेखक कौन है? तो विशुद्ध चरितावली का लेखक कौन है? तो इसमें माधव प्रसाद मिश्र है जो विशुद्ध चरितावली के लेखक हैं। तो ऑप्शन इसमें हमारा एक सही होगा। निम्नलिखित में कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद का नहीं है? तो जयशंकर प्रसाद का नाटक कौन सा नहीं है? अच्छे से देख लेना, सारे नाटक एक ना एक जरूर टकराएगा। इनके नाटक, भारतेंदु के नाटक और उपन्यास मुंशी प्रेमचंद के, जरूर एक ना एक क्वेश्चन उनमें से आता है। इन सबको अच्छे से देख लेना, जो आने हैं उन्हें तो देखना ही है आपको। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? वो है कल्पतरु। कल्पतरु किसकी रचना है? ये कृष्ण बिहारी मिश्र की रचना है। कृष्ण बिहारी मिश्र की रचना है। लगता नहीं है दिल मेरा किसकी आत्मकथा है? तो लगता नहीं है दिल मेरा ये किसकी आत्मकथा है? तो कृष्णा अग्निहोत्री कह रही है कि मेरा दिल नहीं लगता है, तो इनकी आत्मा कह रही है। ठीक है, इस तरह से याद कर लो। तो आत्मकथा किसकी है? कृष्णा अग्निहोत्री की है। जब लड़कों की तरह लड़कियों की शिक्षा और जीविका की सुविधाएं निकल आएंगी तो दहेज प्रथा भी विदा हो जाएगी, उसके पहले संभव नहीं। ये कथन किस कहानी से उद्धृत है? तो ये कथन किस कहानी से है? तो ये कथन है गीला कहानी से। और गीला कहानी किसकी है? ये जो है प्रेमचंद की कहानी है। ठीक है, किसकी कहानी? प्रेमचंद जी की कहानी। आगे देखिए। हिंदी साहित्य में शुक्ल जी का वही महत्व है जो उपन्यासकार प्रेमचंद का या कवि निराला का। यह कथन किसका है? तो ये कथन किसका है? ये रामविलास शर्मा जी का कथन है। ठीक है, आत्मा में लेखक अपने जीवन की प्रिया अधोपांत कहानी लिखता है। आत्मकथा में जो लिखता है, आत्मसंस्मरण में जीवन के एक सीमित खंड का संस्करण कर लिखता है। ये कथन किसका है? तो इसमें से बताना ये कथन किसका है। तो ये इसमें ऑप्शन ए होगा, डॉक्टर दशरथ ओझा का। आत्म संस्मरण में जीवन के एक सीमित खंड का संस्करण लिखता है। तो ये किसने कहा? डॉक्टर दशरथ ओझा। सिर्फ इतना भी याद कर लोगे तब भी एक लाइन से ही याद हो जाता है। यात्रा के निकलती रही बुद्धि पर हृदय को साथ लेकर। तो यात्रा के लिए निकलती रही बुद्धि, ये बुद्धि है, वृद्धि नहीं है, पर हृदय को साथ लेकर, यह कथन किस निबंधकार का है? तो ये कथन किस निबंधकार का है? तो ये रामचंद्र शुक्ल जी का निबंध है। और बैर, इनकी पंक्तियाँ और भी हैं। हाँ, वो बैर क्रोध का अचार और मुरब्बा है, श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। ठीक है, ये भी इनके पूछी गई पंक्तियाँ हैं। देश विदेश यात्रा वर्णन का लेखक कौन है? तो देश विदेश यात्रा वर्णन का लेखक कौन है? तो इसमें से ऑप्शन कौन सा सही होगा? देश विदेश यात्रा, तो ये है रामधारी सिंह दिनकरनी की। देश विदेश यात्रा किसने की? रामधारी सिंह दिनकरनी की। राम वृक्ष बेनीपुरी का है, पैरों में पंख बांधकर उड़ते चलो उड़ते चलो। ठीक है, और भगवत उपाध्याय ने कौन सा लिखा है? कलकत्ता से पेकिंग। कलकत्ता, जो इनका यात्रा वृत्तांत है, कलकत्ता से पेकिंग। ठीक है,
गोदान के किस पात्र ने ऐसा कहा है, विवाह को मैं सामाजिक समझौता समझता हूँ और उसे तोड़ने का अधिकार न पुरुष को है न स्त्री को है। समझौता करने से पहले आप स्वाधीन हैं, समझौता हो जाने के बाद आपके हाथ कट जाते हैं। तो ऐसे कथन कौन बोल सकते हैं? इसमें प्रोफेसर मेहता ही बोल सकते हैं गोदान में, क्योंकि मालती और वो मेहता दोनों ऐसे हैं, मतलब एक दूसरे को मतलब प्रेम भी करते हैं और शादी के बंधन में भी नहीं बनना चाहती है इसमें। ठीक है। विचित्र जीवन था इनका, घर में 2-4 बर्तनों के सिवाय कोई संपत्ति नहीं। फटे चीथड़े से अपनी नग्नता को ढके रहते थे, संसार की चिंताओं से मुक्त थे, कर्ज से लदे थे। यह कथन किस कहानी से उद्धृत है? तो यह कथन किससे लिया गया है? तो ये कफन से लिया गया है, जो मुंशी प्रेमचंद की कहानी है कफन, उससे लिया गया। और इसके पात्र कौन है? बुधिया है, जो उनकी बहू है, बुधिया है। और बुधिया घीशू माधव, घीशू माधव। ठीक है। और ये कैसी मतलब इनकी कहानी है, ये यथार्थवादी कहानी है। अगर पूछा जाए कैसी कहानी है तो इनकी यथार्थवादी कहानी है। आगे देखते हैं। जहाँ बिना कारण के कार्य होता है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? जहाँ बिना कारण के कार्य होता है तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? विभावना अलंकार होता है। ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल पूछते हैं। बिनु पद चले सुने बिनु को आना। घुमक्कड़ शब्द में प्रत्यय है, तो घुमक्कड़ शब्द में प्रत्यय कौन सा है? अक्कड़ प्रत्यय है। ठीक है। और प्रत्यय तदित प्रत्यय कितने मतलब प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? 2, कृत और तदित। कृत और तदित। रित का विलोम है, तो रित का विलोम क्या है? अनिरत। विलोम शब्द एक बार ना वासुदेव नंदन की जो बुक है उसमें से देख लेना अच्छे से, तो आपके विलोम शब्द अच्छे से तैयार हो जाएंगे। और विलोम शब्द तैयार करने का सीधा तरीका क्या होता है? रित अनरित, मतलब एक साथ मतलब उनका पेयर बना के याद करना। ठीक है। तो वो आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। विधा की दृष्टि से माटी की मूर्ति किस विधा की रचना है? तो विधा की दृष्टि से माटी की मूर्ति किस विधा की रचना है? तो ये रेखा चित्र विधा की रचना है। और किसकी है? राम वृक्ष बेनीपुरी की। राम वृक्ष बेनीपुरी। ठीक है। इनका रेखा चित्र है। आगे देखते हैं। हरिगीता छंद में कुल कितनी मात्राएं होती हैं? तो हरिगीति का छंद में कुल कितनी मात्राएं होती हैं? तो ये होती हैं 28 मात्राएं। ठीक है। और कैसा छंद है ये? सम्मात्रिक छंद है। अब एक आप याद कर लो, 4 गीत हरि के। ठीक है। इस तरह से आप याद करोगे। तो अब देखो इसमें ये तो है हमारा चौपाई 16 मात्राएं, और ये है रोला 24 मात्राएं, और गीतिका ये है गीतिका 26 मात्राएं, हरि गीतिका इसमें 28 मात्राएं। तो ये कैसे हैं? सममात्रिक छंद हैं। ये पूछे जाते हैं कैसे हैं? सममात्रिक छंद हैं चारों। ठीक है। इस तरह से इनकी मात्राएं भी आपको याद हो जाएंगी और तरीका भी। और इसमें हरि गीतिका में कितने पे मतलब यति होती है? यति का मतलब ठहरते हैं बोलते हुए, तो वो 16-12 पर यति होती है इसमें। भरत मुनि के अनुसार काव्य दोषों की संख्या कितनी है? तो भरत मुनि के अनुसार काव्य दोषों की संख्या कितनी है? तो वो है 10। ठीक है। और भरत मुनि ने जो काव्य दोष माने कौन कौन से माने हैं? माधुर्य है, ओज है, प्रसाद है, श्लेष है, समता, सुकुमारता, अर्थव्याप्ति, उदारता, कांति और समाधि। अब ये 10 याद भी कर लेना जैसे मैंने बोले हैं, क्योंकि अगर जैसे एग्जाम में आ जाते हैं ये 4 दे देते हैं और एक मतलब 3 दे देते हैं, एक दूसरा दे देंगे ऑप्शन में, तो आपसे पूछ लेंगे इसमें से कौन सा काव्य का दोष नहीं है। ठीक है। भरत मुनि भी अगर नहीं देते तो, इसलिए इन्हें अच्छे से याद कर लेना, जैसे माधुर्य, ओज, प्रसाद, श्लेष, समता, सुकुमारता, अर्थव्याप्ति, उदारता, कांति और समाधि। इस तरह से अगर पूछे जाए कि काव्य के दोष कितने होते हैं, तो 3 ही होते हैं काव्य में दोष। एक तो शब्दगत, अर्थगत और रसगत। ठीक है। इस तरह से 3 ही दोष होंगे अगर पूछे जाए ऐसे बिना किसी के अनुसार। और दंडी के अनुसार कितने दोष माने गए? दंडी ने भी 10 ही माने हैं। और वामन ने कितने माने? वामन ने 20 माने हैं। वामन ने 20 माने हैं दोष। आगे देखते हैं।
तिनहि सोई न अवध बधावा, चो रही चांदनी रति न भावा। इस चौपाई में कौन सा अलंकार है? तो इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें अलंकार है प्रति वस्तु उपमा। ठीक है, कौन सा अलंकार है? प्रति वस्तु उपमा अलंकार है। इसका मतलब ये होता है जब उपमेय वाक्य और उपमान वाक्य का एक ही साधारण धर्म कहा जाए पर भिन्न भिन्न शब्दों में द्वारा कहा जाए तो वहाँ कौन सा अलंकार होगा? तो वहाँ होगा प्रति वस्तु उपमा अलंकार। ठीक है, अब यहाँ न भाना भावा नहीं, ना भावा मतलब ना भाता है, और सोहाई ना मतलब सोहाई ना मतलब सोहता मतलब सोहाने से मतलब अच्छा लगने से भी है। तो इन दोनों का अर्थ एक ही है। ठीक है, लेकिन भिन्न भिन्न शब्दों से अर्थ दिया हुआ है इनका। ठीक है, आगे देखते हैं। उस मकान की तीसरी मंजिल पर राजकुमार का दफ्तर है। इस वाक्य में पदबंध है। तो उस मकान की तीसरी मंजिल पर राजकुमार का दफ्तर है, इसमें पदबंध कौन सा होगा? तो इसमें पदबंध है क्रिया विशेषण पदबंध है इसमें। उसका सब कुछ लुट गया, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? तो उसका सब कुछ लुट गया। अब ये पता तो नहीं क्या क्या लुटा है, सब कुछ आ गया। सब कुछ का मतलब अनिश्चयवाचक सर्वनाम है ये। भेद की दृष्टि से पदबंध कितने प्रकार के होते हैं? तो भेद की दृष्टि से पदबंध कितने प्रकार के होते हैं आपको अगर ये विस्तार से देखने और पढ़ने हैं ना थोड़े से, तो वासुदेव नंदन की बुक है, उसमें पदबंध दे रखे हैं, उसको अच्छे से पढ़ना। तो कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है, जैसे वाक्य अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं, इसी तरह से पदबंध भी कितने प्रकार के होते हैं? भेद के आधार पर 8 प्रकार के होते हैं। ज्ञानश्रेयी निर्गुण काव्य का दार्शनिक आधार क्या है? तो ज्ञानश्रेयी निर्गुण काव्य का दार्शनिक आधार क्या है? वो है अद्वैतवाद। ठीक है, क्योंकि भगवान और जीव और आत्मा को वो एक ही मानते हैं। ठीक है, और विशिष्ट द्वैतवाद किसका है? ये विशिष्ट द्वैत मतलब राम काव्य का है। शुद्धाद्वैतवाद ये सूरदास जी का है। अधिकार खोकर बैठे रहना यह है महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। तो ये कथन किसका है? ये पंक्तियाँ किससे ली गई हैं? जो ली गई हैं तो ये पंक्तियाँ हैं जयद्रथ वध से। और किसकी रचना है जयद्रथ वध? मैथिली शरण गुप्त की। मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, इन्हें अच्छे से देख लेना क्योंकि मैथिली शरण गुप्त से क्वेश्चन बनते हैं। द्वितीय युग के महत्वपूर्ण कवि है मैथिली शरण गुप्त। कमायनी महाकाव्य में रहस्य के बाद कौन सा सर्ग आता है? कमायनी से इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्रम से 15 हैं, 15 के 15 सर्ग अच्छे से याद करने ना। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, सपन, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य। और रहस्य के बाद कौन सा आ गया? आनंद। तो ऑप्शन हमारा बी सही होगा इसमें। दहेज और अनमेल विवाह की समस्या प्रेमचंद ने अपने किस उपन्यास में उठाई है? तो दहेज और अनमेल विवाह की समस्या प्रेमचंद ने अपने किस उपन्यास में उठाई है? तो वो है निर्मला में। ठीक है, मंगलसूत्र अपूर्ण उपन्यास है इनका। और सेवा सदन में वैश्य जीवन से संबंधित है ये जो। और इसकी प्रमुख पात्र क्या कौन है? सेवा सदन की पूछी गई है, सुमन है। निम्नलिखित में से कौन सा कवि तार सप्तक का नहीं है? तार सप्तक में कितने कवि हैं? 7 कवि हैं, और उनको अच्छे से देख लेना पूरे चारों तार सप्तकों को, क्योंकि तार सप्तकों का संपादन किसने किया था? आज्ञे ने किया था। ये अच्छे से देख लेना। इसमें कौन से पहले सप्तक के कवि मतलब सप्तक के कवि हैं, दूसरे सप्तक के, तीसरे सप्तक के कवि हैं। ठीक है, इस तरह से कौन कौन से कवि हैं इन्हें जरूर याद कर लेना। जैसे अष्टछाप के कवि आप याद करेंगे। ठीक है, तो इसमें कौन नहीं है? नरेश मेहता। नरेश मेहता जो कौन से सप्तक के कवि हैं? दूसरे सप्तक के कवि हैं। पहले सप्तक में कौन थे? आज्ञाराम ने गज पर नहीं गिनने दी भारती। ठीक है, तो इस तरह से मैंने ये याद करे थे पहले सप्तक के कवि। आप क्रम बना के कुछ भी याद कर सकते हैं, ट्रिक बना के। हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी, आओ विचारे आज मिलकर ये समस्या है सभी। तो ये पंक्तियाँ किसकी हैं? मैथिली शरण गुप्त की पंक्तियाँ हैं। और किससे ली गई हैं? भारत भारती से ली गई पंक्ति हैं।
पुष्टि मार्ग की स्थापना किसने की? तो पुष्टि मार्ग की स्थापना किसने की थी? तो पुष्टि मार्ग की स्थापना की थी बल्लभाचार्य ने। किसने की थी? बल्लभाचार्य ने। ऑप्शन डी सही होगा। विट्ठलनाथ के पुत्र थे बल्लभाचार्य। और कब की थी? 1565 ईस्वी में की थी। ठीक है। और इसमें कितने कवि थे? इसमें 8 कवि थे। पूछे गए थे कितने हैं? 8 हैं। बल्लभाचार्य जी के 4 और 4 विट्ठलनाथ जी के 4। ठीक है। सॉरी दोस्तों, हाँ मैं सोच रही इसमें कुछ गलत है। ये पुष्टि मार्ग है। पुष्टि मार्ग की स्थापना तो की थी बल्लभाचार्य ने और अष्टछाप की स्थापना की थी विट्ठलनाथ ने। ठीक है। अष्टछाप की स्थापना किसने की थी? विट्ठलनाथ ने, जो इनके पुत्र थे बल्लभाचार्य के। ठीक है। उसमें ये कब की थी? 1565 में। और कितने कवि थे? 8 थे। ठीक है। ये क्वेश्चन में क्योंकि पूछा जाता। अब इसमें मैंने बताते समय ध्यान नहीं दिया, फिर मेरे ध्यान आया कि ये तो पुष्टि मार्ग है, अष्टछाप वो अलग है। तो ये है पुष्टि मार्ग। ठीक है। तो पुष्टि मार्ग की स्थापना किसने की? क्योंकि पुष्टि मार्ग का मतलब ये था कि भगवान की अनुग्रह मतलब कृपा से ही कार्य होता है। अगर कृपा मिल जाए एक भक्त को, तो ये इनका मानना था कि वो मतलब एक कृपा का पात्र है, मतलब इस तरह से कुछ है ना। आज के लिए इतना ही। और बस लगातार अपने लगे रहो, टाइम भी अपना मत खराब करो। अपनी जो प्रैक्टिस अपने करते रहो क्वेश्चन। लेकिन जितना सिलेबस है रिवीजन जरूर कर लो उसके, एक बार फटाफट फटाफट रिवीजन। ठीक है। क्योंकि ये टाइम केवल अब रिवीजन का है, नया कुछ पढ़ने का नहीं है। ठीक है। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।